राम राम बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होगे, मज़े में होगे, जैसे ऑलवेज रहते हो और ऐसा रहना भी चाहिए। तो लास्ट वीडियो में मैंने कुछ कंसेप्ट क्लियर करवाए थे आपके। क्या क्या थे वो कंसेप्ट? टाइप ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। लास्ट क्वेश्चन में मैंने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तो बताए थे, बट उसका यूज़ नहीं किया था। एक्चुअली में उस क्वेश्चन में वर्टिकली अपोजिट एंगल का यूज़ था, मैंने खुद ही बताया था, लेकिन मैंने यूज़ नहीं करा वहाँ पे। तो बात एक्चुअली क्या है कि जब मैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ तो मुझे ध्यान में नहीं रहता कि मैंने उस क्वेश्चन को पिछली बार कैसे करा था। उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और जो तरीका उस समय दिमाग में आता है मैं उसी तरीके से सॉल्व करता हूँ, और यही मैथ्स को खास बनाता है एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट। कि एक ही क्वेश्चन एक ही तरीके से सॉल्व नहीं होते, वो कई तरीके से सॉल्व हो सकते हैं, कई 20-30 तरीके से सॉल्व होते हैं मैथ्स। हालांकि उस क्वेश्चन को अगर हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यूज करके सॉल्व करते तो वो और भी आसानी से बनती। मे बी 2 स्टेप ज़्यादा लिख दिए मैंने, है ना। तो अगर आप वर्टिकली अपोजिट एंगल को यूज करके उस क्वेश्चन को बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो। बट मैं अब ये बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे मैंने वो यूज़ नहीं किया, बट मैंने उसको बनाया फिर भी और वो बना। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि मैं जब भी क्वेश्चन बताता हूँ तो उस समय मेरे माइंड में ये नहीं रहता कि मैंने पिछली बार कैसे बनाया था इसको क्लास में या बच्चों को कैसे बताया था। मेरे बस दिमाग में कंसेप्ट होता है और मैं क्वेश्चन को देखता हूँ और समझता हूँ कि अच्छा ये क्वेश्चन की डिमांड है और मैं इसे किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। कभी भी मैं उसको रट्टा नहीं मारता या याद नहीं करता कि ये क्वेश्चन है और मैं इसको ऐसे ही बनाऊंगा। जब भी बनाता हूँ हर बार कुछ नए तरीके से बन जाता है, और यही चीज़ मैथ्स को खास बनाती है। अदरवाइज मैं बोर हो गया होता कोई भी सब्जेक्ट को अगर हम एक ही चीज़ है, एक ही स्टोरी और बार बार हम उसको पढ़ा रहे हैं, 20 बार 30 बार पढ़ा दिया, स्टोरी चेंज नहीं हो रही। मे बी स्टूडेंट्स तो वो अलग अलग क्लासेस में जाते हैं, अलग अलग स्टोरी सुनते हैं, लेकिन जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो टीचर्स एक ही स्टोरी को बार बार सुनाते हैं। तो कभी कभी तो टीचर्स भी बोर हो जाते हैं क्योंकि उनको पता है फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड। लेकिन ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, कुछ टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, मतलब मोस्टली ऐसे ही होते हैं कि वो हर बार उस स्टोरी को नए तरीके से बताते हैं और नया समझ के बताते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे समझना नहीं पड़ता। जब भी मैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ तो जो उस समय दिमाग में आता है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन समझना है और सॉल्व करना है, हर बार कुछ नया हो जाता है, नए तरीके से सॉल्व हो जाता है, और यही मैथ्स को खास बनाता है एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। और मैं ये लाइन हमेशा क्लास में बोलता भी हूँ कि इफ़ यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेरी वेल यू हैव सॉल्व द क्वेश्चन हाफ। और जाहिर सी बात है, अगर आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ आया तो आपने सॉल्व क्या किया? तो सीधी सी बात है, आपने सिर्फ और सिर्फ ज़ेरॉक्स किए, छापा है आपने। और यही चीज़ें हमें ख़त्म करनी है। जो गलतियां हमने कर दी अब हमें उन गलतियों को वापस से नहीं करना है। तो आपको भी ऐसा बन जाना है, ऐसा हो जाना है कि आप भी एक क्वेश्चन को 10 तरीके से सॉल्व कर पाए, 10 तरीके से, 20 तरीके से। जिस समय जो तरीका दिमाग में आया उसको उस तरीके से बना दिया जाए। जाहिर सी बात है, आप जिस क्लास में पढ़ रहे हो आप उससे आगे के तरीकों को यूज़ नहीं कर पाओगे क्योंकि वो तरीके आपको आते नहीं। लेकिन अभी तक आपने जो पढ़ा है उसमें से कोई भी तरीका लगा के आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो तो हम कहेंगे कि सच में ये बच्चा अच्छा है पढ़ने में, मैथ्स में। अदरवाइज अगर एक बच्चा एक क्वेश्चन को एक ही तरीके से बना रहा है तो फिर उसने रट्टा मारा है। क्योंकि अगर उसके पास कंसेप्ट होते तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ कंसेप्ट यूज़ करता, दिमाग लगाता और बनाता। क्वेश्चन पढ़ते के साथ हमें समझ आना चाहिए कि इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है, व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा और इस लाइन को हमेशा याद रखिएगा कि इफ़ यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेरी वेल यू हैव सॉल्व द क्वेश्चन हाफ। ठीक है ना। तो वो वाले क्वेश्चन को आप फिर से ट्राई कीजिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल यूज़ करके, वो और आसानी से बन जाएगी। और अदरवाइज अगर आपको वैसा सही लग रही है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं पहले, उसके बाद फिर इसके सॉल्यूशन तक आएंगे। इन द फिगर, so this one is the figure, xy and mn intersect at O। xy ये देखिए, mn this one, and both are intersecting at O। O is the point of intersection। and आपको पता होगी ना कि दो लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं
उसके पास एक पॉइंट कॉमन होती है। तो ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें कॉमन कौन सी पॉइंट है? ये O एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आई होप ये पता हो, छोटी सी चीज़ है फिर भी बता दी मैंने। इफ एंगल POY इज 90, दिस एंगल POY 90 डिग्री। चलिए मैं इसको राइट डाउन कर देता हूँ। हालांकि ये सिंबल है 90 का, कहीं पे भी 90 डिग्री एंगल होगी तो वहाँ पे ये सिंबल जरूर यूज होगा, दिस वन। और ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है कि इट इज़ परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री है। तो यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री है। उसके बाद A और B की रेशियो दी हुई है, ये दोनों एंगल हैं, इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है, क्या है? 2:3। आपको एंगल C निकालनी है, यू हैव टू फाइंड दिस एंगल, ठीक है ना। एंगल C क्या है ये निकालना है आपको। बहुत आसान है ये क्वेश्चन, फर्स्ट वाले क्वेश्चन से भी ज़्यादा ईजी है और इसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्ट की भी ज़रूरत नहीं है। बस 2-3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, आपको कंसेप्ट पता ही होना चाहिए क्वेश्चन का, तभी बनेगा। तो देखिए इन दोनों का सम कितना होगा? ये पूरी की पूरी एक लाइन है, दिस वन इज 90, तो ये दोनों को मिला के भी 90 होगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन ए लाइन इज 180 ऑब्वियसली। तो ये सारे एंगल को अगर हम जोड़ देंगे यहाँ से यहाँ तक तो ये 180 ही आने वाला है ना। तो वो तरीका यूज करेंगे, उससे A और B निकल जाएगा। कितना आएगा? A+B 90 आएगा, है ना, क्योंकि ये 90, तो इस एंगल को भी इन दोनों को मिलाएंगे तो 90 आएगा ना। एंगल POX होगा ना, एंगल POX इज इक्वल टू A+B एंड दैट इज 90 डिग्री, है ना। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, A+B 90 डिग्री है, लेकिन हमें A और B दोनों की वैल्यू अलग अलग निकालनी पड़ेगी, तभी हम C को निकाल पाएंगे, क्योंकि A+C दैट विल बी अगेन 180, बिकॉज ये देखिए MN इज अ लाइन, और एक लाइन को अगर एक रे 2 पार्ट में डिवाइड करें तो वहाँ पे जो 2 एंगल्स बनते हैं उनका सम 180 होता है। लीनियर पेयर कहते हैं उसको, पिछले ही क्लास में बताया मैंने। और मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ और आपको कि देखो, मैं अगर आपको वीडियो स्लो लगती है तो आप उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो, लेकिन मैं अपने बताने का तरीका फास्ट फॉरवर्ड नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज फिर यहाँ पे वो बच्चे सफ़र करेंगे जिनके लिए मैं स्पेशली वीडियोस बना रहा हूँ। देखो, जो शार्प बच्चे होते हैं उनको तो सारी चीज़ें पता है, वो तो वैसे भी पढ़ लेंगे, फास्ट फॉरवर्ड करके पढ़ लेंगे और चीज़ें पहले से ही क्लियर होती है, उनको तो दिमाग में क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आ जाता है। लेकिन मेरा जहाँ पे फोकस है और जिन बच्चों पे मैं फोकस कर रहा हूँ कि एवरेज स्टूडेंट हो, जो भी, ऑब्वियस सी बात है वो शार्प स्टूडेंट्स भी पढ़ेंगे और देखेंगे वीडियो को तो उनको भी समझ आएगा। लेकिन जो बच्चे हैं जो सफ़र कर रहे हैं, जो अभी तक रट्टा मार रहे थे, जो क्वेश्चन देखते हैं ना उनको क्वेश्चन समझ आता है ना आंसर समझ आता है, तो मैंने उनको प्रॉमिस किया और मेरा उद्देश्य है कि वो मैथ से प्यार करें। लास्ट टाइम मैंने लिखा था लव योर सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट्स में मैथ्स भी होना चाहिए। तो मैं इसलिए मेरा फोकस वहाँ पे है कि मैं उन बच्चों को इस तरीके से पढ़ाऊँ कि हर चीज़ उनके समझ में आए, एक छोटी से छोटी चीज़। तो मैं कोई भी चीज़ मिस नहीं करना चाहता हूँ कि मैं जल्दीबाजी में मैं बता दिया, कुछ चीज़ें स्किप कर दी, तो जो शार्प बच्चे उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो बच्चे सफ़र कर रहे हैं वो स्टिल दे विल बी सफ़रर्स। आई डोंट वांट देम टू सफ़र, इसलिए मैं सारी चीज़ें क्लियर कराऊंगा। हाँ, जिनको मतलब वीडियो स्लो लगती है वो फास्ट फॉरवर्ड करके देख ले, ऑप्शन अवेलेबल है। बट वो बच्चे जिनको प्रॉब्लम है, मैं उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करूँगा, ये मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया है और देखता हूँ मैं इसमें कहाँ तक कामयाब होता हूँ, है ना। संघर्ष ही जीवन है, तो मैं कोशिश करूँगा, अपना पूरा दूंगा, मैं अपना पूरा 100% नहीं 200% दूंगा, ताकि उन बच्चों की वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाए और जहाँ पे वो बच्चे मैथ्स फोबिया वाले हैं उनका मैथ्स का फोबिया निकल जाए और वो भी मैथ्स से प्यार करने लगे। ये मेरा उद्देश्य है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनाया जाए। तो ये देखिए, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ए और बी की वैल्यू अलग अलग निकालनी पड़ेगी। रेशियो दी हुई है, तो रेशियो दी हुई है, आपको पता है ना, रेशियो जब भी लिखा जाता है तो रेशियो को हम लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब स्मॉलेस्ट फॉर्म में, जो फ्रैक्शन जैसे A:B, A:B मीन्स इट इज़ A/B। वैल्यू कितनी दी हुई थी, 2:3, यानी 2/3। ऑब्वियस सी बात है, ये 2/3 जो है वो स्मॉलेस्ट फॉर्म में है, पहले ये नंबर बड़ी होगी फिर उसको कैंसिल किया गया होगा। तो कैसे हम निकालेंगे, देखिए 2:3 है ना। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको जो है हम इसकी प्रोपोर्शनल क्वांटिटी मान लेते हैं,
कि 2 के साथ जो मल्टीप्लाइड नंबर होगा और 3 के साथ जो मल्टीप्लाइड नंबर होगा जो बाद में कैंसिल हो गया होगा वो नंबर x है। कोई ज़रूरी नहीं x 5 भी ले सकते, कोई भी एक क्वांटिटी ले सकते हैं, k भी ले सकते हैं। चलिए k मानते हैं इस बार। तो सबसे पहले तो हम a और b की वैल्यू, देखो ये हो गया, ठीक है। और दूसरा तरीका आप ऐसे निकाल सकते हैं कि a प्लस बी, जैसे आपको समझ आए, प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? क्या किया मैंने? तीनों एंगल को ऐड किया है। और हम यहाँ पे लिखेंगे, ज्योमेट्री बिना रीजन के नहीं बनती, ये क्यों हुआ लिखना पड़ेगा आपको। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन ए लाइन, सारे एंगल्स का सम है ये। तो 180, ऑब्वियस सी बात है, a प्लस बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, दैट इज a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। a प्लस बी की वैल्यू 90 आ गई। और अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लेट द प्रोपोर्शनल क्वांटिटी, सॉरी मैंने एक बहुत बड़ी गलती की, यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं लिखा है। आप बनाने से पहले सॉल्यूशन लिख लेना स्टार्टिंग में, है ना। और जो भी चीज़ें आप लोगे क्वेश्चन से उठा रहे हो तो आप गिवन करके लिख लेना। लेट द प्रोपोर्शनल क्वांटिटी बी एक्स, ठीक है। देन a is to b is equal to 2 is to 3 is equal to 2x is to 3x। इसकी प्रोपोर्शनल क्वांटिटी हमने x मान ली, ठीक है। देखिए 2 is to 3, हम इसके कुछ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखेंगे और उसके थ्रू से ही मैं आपको बताऊंगा कि प्रोपोर्शनल क्वांटिटी एक्चुअल में है क्या। बाकी सारे बच्चों को पता है, जिनको नहीं पता है तो रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं, समझ लीजिए। चलिए मल्टीप्लाई कराते हैं दोनों को, ऊपर और नीचे, हाँ एक को नहीं, और अलग अलग नंबर से भी नहीं कि 2 को मैंने 5 से करा दिया, 3 को मैंने 7 से करा दिया, ऐसा नहीं हो। दोनों को, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर दोनों को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कराना है, लेट्स से 5 से तो इट इज़ 10/15, 7 से तो इट इज़ 14/21। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये कैंसिल होके फिर से 2/3 आएगा, ये कैंसिल होके फिर से 2/3 ही आएगा। सारे जितने भी नंबर से मल्टीप्लाई कराते जाएंगे ऊपर नीचे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएंगे। और सबको जब हम स्मॉलेस्ट नंबर में हम लिखेंगे, जिसका कि HCF और LCM 1 होना चाहिए, दोनों का न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर का HCF 1 होना चाहिए, तो फिर हम कहते हैं कि वो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में है। तो उसी तरीके से लिखा जाता है स्टैंडर्ड तरीके से। तो देखिए यहाँ पे ये वाला जो नंबर है 2 is to 3 इज इक्वल टू, ये हमने क्या किया है 2 into 5 और ये 3 into 5। तो ये जो नंबर कैंसिल हुआ है ना, यही इसकी प्रोपोर्शनल क्वांटिटी है। पहले ये नंबर दोनों 5 से मल्टीप्लाइड थे, बाद में 5 कैंसिल हो गया, जो नंबर कॉमन थी। यहाँ पे 2 into 7 और 3 into 7, तो पहले यहाँ पे 7 मल्टीप्लाइड थे, बाद में कैंसिल होकर फिर से 2 is to 3 आए। तो वैसे हमें यहाँ पे पता नहीं है, वी डोंट नो, तो हमने x मान लिया, बाद में x कैंसिल हो गया, इट इज़ 2 is to 3। इस तरीके से ये माना जाता है प्रोपोर्शनल क्वांटिटी। आई होप समझ आ गया होगा। तो ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो कि हमने यहाँ लिया है ना, यहाँ से। और यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि वो दो एंगल जिनका सम 90 होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, और वो दो एंगल जिनका सम 180 होता है उन्हें क्या कहते हैं? वेरी गुड, इट इज सप्लीमेंट्री एंगल। दो एंगल जिनका सम 90 हो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, और जिनका सम 180 हो उन्हें हम सप्लीमेंट्री कहते हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो दोनों पास पास में हो, ऐसा नहीं, एडजेसेंट एंगल्स नहीं, कोई जरूरी नहीं, अलग अलग भी होंगे, उनका सम अगर 90 हो रहा होगा तो इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री। लेकिन दो एंगल ही है ना, दो से ज़्यादा एंगल 90 होंगे तो हम ये नहीं कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दो एंगल्स। तो क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? बेटा आपको मैंने नोटबुक बनाने के लिए कहा है, आप उसमें लिखोगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स डेफिनेशन, सप्लीमेंट्री एंगल्स। अच्छा मैं ही लिखवा दूँ? ठीक है, मैं ही लिखवा देता हूँ। टू एंगल्स whose sum
इज 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। वैसे ही टू एंगल्स whose sum is 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। याद रखेंगे। और मैंने ये भी बता दिया कि ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि वो दो एंगल्स पास पास होने चाहिए, मतलब एडजेसेंट होने चाहिए तभी सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, है ना। अलग अलग भी होंगे, उनका सम 90 होना चाहिए और दो ही होने चाहिए, तब वो सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे। तो ये दोनों एंगल क्या है? सही बात है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब देखिए इसके आगे ये हो गया 2x + 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 2x + 3x इज इक्वल टू 5x, तो 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री। x इज इक्वल टू, ऑब्वियस सी बात है, ये 5 मल्टीप्लाई x के साथ इधर डिवाइड में आएगा, 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 18 डिग्री। चलिए x की वैल्यू आ गई कितनी? 18 डिग्री। अब हमें क्या चाहिए? हमें a चाहिए, है ना। तो b को हम नहीं निकालते, a को ही निकाल देते। पूछा ही नहीं गया है b के बारे में, सिर्फ हमें तो एक्चुअली पूछा गया है c, लेकिन c निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए a, तो हम a को निकाल देते हैं। a इज इक्वल टू 2x, है ना, a 2x। देखिए 2x that is 2 into 18 डिग्री, that means it is 36 डिग्री। तो a की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है c, बहुत ही आसान है। a + c करेंगे तो कितना आएगा? a + c इज इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ, रीजन लिखना है, बताइए क्या रीजन है? लीनियर पेयर, देख लीजिए स्ट्रेट लाइन mn है, तो हम यहाँ पे लीनियर पेयर लिख देंगे। a की वैल्यू है, c की वैल्यू नहीं है। c इज इक्वल टू a विल गो दैट साइड और सिंबल चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम। 180 डिग्री माइनस कितना? a की वैल्यू कितनी निकाली हमने? 36 डिग्री। क्या आंसर आ रहा है? 10 - 6 4, 17 - 3 14, 144 डिग्री। यही हमसे निकालने के लिए कहा गया था और ये हमने निकाल दिया। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हमने यहाँ पे भी कंसेप्ट सीखे। क्या क्या चीज़ें सीखी हमने? ब्रीफली हम देखें। सप्लीमेंट्री एंगल सीखा, वो दो एंगल्स जिनका सम 180 हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एडजेसेंट एंगल्स हों, सप्लीमेंट्री, लेकिन दो ही। और कॉम्प्लीमेंट्री भी सीख लिया, है ना, हमें पता था, हमने रिवाइज किया एक्चुअली। दो एंगल जिनका सम 90 हो, जैसे a और b कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। a और c क्या है? कमेंट्स में बताइए। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री और प्रोपोर्शनल क्वांटिटी जब हम लेते हैं, लेट द प्रोपोर्शनल क्वांटिटी बी x, वो प्रोपोर्शनल क्वांटिटी क्या होती है वो। तो ये तीन चीज़ें हमने रिकॉल की, ऐसा नहीं हमें पहले से भी पता था, हमने रिकॉल कर लिया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 नहीं लिखा, कोई बात नहीं, इसके लिए माफ़ करेंगे आप मुझे, बहुत दयालु हैं आप लोग, पता है मुझे। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो चलिए देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन, सेकंड पहले बना लिया था। तो ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज है। कैसे? देख लीजिए इन द फिगर, दिस वन इज द फिगर। PQR दिस एंगल इज इक्वल टू PRQ दैट एंगल। तो हमें प्रूफ करना है PQS ये एंगल इस एंगल के बराबर PRT। बहुत आसान है, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ लीनियर पेयर से हो जाएगा। देखो ये एंगल अगर x डिग्री है तो ये एंगल भी x डिग्री हो जाएगा, हम मान लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सॉल्यूशन लिख दिया हमने। फिर हम लेंगे गिवन, जो चीज़ें हमें क्वेश्चन में दी हुई है, हम जब उसको लेते हैं तो हम पहले लिख देते हैं गिवन। तो गिवन दैट एंगल
क्यू आर इक्वल्स एंगल पी आर क्यू, इसको मान लेते हैं एक्स डिग्री लेट, इसको हमने एक्स एक्स मान लिया। तो देखिए एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा ना? क्यों होगा आप बताइए, इन दोनों को ऐड करके देखिए। ठीक है, सही गैस किया आपने, ये होगा लीनियर पेयर। ओके, तो अब देखिए इसमें से हमारे पास में वैल्यू तो है नहीं, बट हमने उसको x माना है, तो हम उसके जगह x लिख देते हैं। किसके जगह? पी क्यू आर के जगह पे। तो एंगल पी क्यू एस प्लस एक्स डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स डिग्री। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, है ना। अगेन सेम चीज हमें करनी है। देखो ये लीनियर पेयर था, ये दोनों एंगल इक्वल थे, तो अगर ये x है तो दिस वन इज x, तो दिस वन 180 माइनस एक्स, दैट वन इज ऑल्सो 180 माइनस एक्स। हो गया प्रूफ, और क्या करना है। लेकिन ठीक है, हमें करना है सारे क्वेश्चन बताने। पहले मैंने सोचा कि इजी क्वेश्चन है, मैं बस ऐसा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बट फिर मुझे लगा नहीं, जब मैं बता रहा हूँ तो मैं सारे क्वेश्चन ही बताऊंगा, एक भी स्किप नहीं करूँगा। तो मैं आपके सारे क्वेश्चन बताने वाला हूँ, डोंट वरी। तो देखिए जैसे इसमें किया, सिमिलरली भी लिख के कर सकता हूँ, लेकिन मैं फिर से स्टार्टिंग से लिखूंगा ताकि आप बना रहे हो अच्छे से तो अच्छे से बनाओ। एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इक्वल्स टू 180 डिग्री। सेम रीजन क्या है? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। ठीक है, वेरी गुड। आगे देखें, अब हमने किसको x माना है? पी आर क्यू को, तो हम यहाँ पे x डिग्री ले लेते हैं। एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स डिग्री। ठीक है, इक्वेशन 2 मान लेते हैं इसको। अब बस फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we have, या we get, what do we get here? देखिए ये 180 माइनस एक्स और ये 180 माइनस एक्स, जब ये दोनों के RHS इक्वल है तो इन दोनों का LHS भी तो इक्वल होगा, है ना। तो व्हाट वी हैव गॉट, एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT। यही प्रूफ करना था हमें, कर दिया हमने, यही प्रूफ करना था। चलिए, प्रूफ्ड। इतना सिंपल क्वेश्चन था। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 4, ये तो पिछले वाले से भी बहुत ज्यादा इजी है। यहां पे क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन को समझना है। इन द फिगर, दैट इज द फिगर, x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड। दिस वन इज w, दिस वन इज z, दैट इज x एंड दिस इज y। x प्लस वाई की जो वैल्यू है वही वैल्यू w और z को ऐड करने से भी मिल रही है। तो हमें प्रूफ करना है कि AOB एक लाइन है, यानी कि AOB एक लाइन है, तभी इस दोनों का सम और इस दोनों का सम बराबर हो रहा है, यानी 180। एक लाइन है तभी ऊपर भी 180 और नीचे भी 180, है ना। आपने देखा था स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन के ऊपर भी 180 होता है और नीचे भी 180 होता है। तो अगर ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है तो स्ट्रेट लाइन नहीं होने का मतलब होगा कि ये ऊपर वाला 2 एंगल का सम और नीचे वाले 2 एंगल का सम कभी बराबर नहीं होगा। तो हमें ये प्रूफ करके दिखाना, और ये बहुत ही आसानी से प्रूफ होगा क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ दी हुई है। हमें बस 2 लाइनें लिखनी है और बताना है कि हम 2 एंगल को जोड़ रहे हैं और 180 आ रहा है, उन दोनों एंगल को भी जोड़ रहे हैं 180 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे बन के आ रहा है लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर कहाँ बनता है? जहाँ पे एक लाइन होती है। समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए, तो इसको सॉल्व करके भी दिखा देते हैं। तो सॉल्यूशन सबसे पहले लिखना होता है, गिवन, हम जो चीज ले रहे हैं क्वेश्चन से तो हम लिख देंगे गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस
Z, सॉरी, ठीक है। तो अब देखिए हमें करना क्या है, सारे एंगल को जोड़ देना है, X, Y, W और Z को। तो उससे क्या होगा, आपको पता है ये एक पॉइंट है, O इज अ पॉइंट, तो एक पॉइंट के चारों तरफ के एंगल का सम कितना होता है, व्हाट इज द एंगल अराउंड अ पॉइंट, 360 बताया था ना कंप्लीट एंगल, तो कंप्लीट एंगल होता है 360, तो हम वही लिखेंगे X प्लस Y प्लस W प्लस Z इक्वल्स टू 360 डिग्री। रीजन में क्या लिखेंगे, विदाउट रीजन कोई भी चीज नहीं लिखते, तो हम लिखेंगे एंगल अराउंड अ पॉइंट, एंगल अराउंड अ पॉइंट, दैट इज 360। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल एक पॉइंट के चारों तरफ के एंगल को जोड़ते हैं, 360 आता है। तो ये देखिए हम सभी एंगल्स को जोड़ रहे हैं जो कि सारे एंगल इस पॉइंट के चारों तरफ हैं, तो वहां पे भी 360 ही आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, आइदर W प्लस जेड को रिप्लेस कर देंगे X प्लस वाई से, या फिर X प्लस वाई को रिप्लेस कर देंगे W प्लस जेड से। किसी भी दो एंगल को रिप्लेस करेंगे तभी सॉल्व होगा। तो किसको रिप्लेस करना चाहेंगे, ठीक है, ये अच्छा लग रहा है देखने में, इसको रिप्लेस कर देते हैं। चलिए, X प्लस वाई से हम हैबिचुएटेड है, तो W प्लस जेड के जगह भी हम X प्लस वाई ही ले लेते हैं, क्योंकि जब दोनों की वैल्यू बराबर है तो हम ले सकते हैं आइदर इन दोनों की जगह इन दोनों को, या इन दोनों की जगह इन दोनों को, कोई बात नहीं, एक ही चीज होगी 360 डिग्री, है ना। अगर आप चाहें तो इसको इक्वेशन 1 मान लें और यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1, है ना। हमने ये चीज कहाँ से की है, 1 से की, हालांकि ये उतनी जरूरी नहीं बिकॉज इट इज गिवन ऑलरेडी। तो अब देखिए 2x 2y आ गया ना, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 360 डिग्री। अच्छा, अभी बनाते बनाते मेरे दिमाग में एक छोटी सी चीज़ जो है, जो बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, वो मैं बताना चाहता हूँ। देखो ये क्या है, ये एक इक्वेशन है, तो जब भी हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और नीचे लिखते हैं, तो आइदर हम यहाँ पे कोई भी सिंबल ना दें, या तो फिर अगर हमें सिंबल देना है तो हम इम्प्लाइज दैट का सिंबल देते हैं, दैट इज दिस वन, ठीक है। या फिर इसके जगह पे हम और लिख सकते हैं, और या इम्प्लाइज दैट, लेकिन इक्वल टू दे करके हम इक्वेशन को नहीं लिखते नीचे। तो आइदर दिस सिंबल और दिस सिंबल, या फिर कुछ भी ना दे, दोनों चलेगा, ठीक है। तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, दैट इज ओके। या फिर अगर मैं नीचे लिखना चाहूं तो मुझे और करके लिखना पड़ेगा, या फिर इम्प्लाइज दैट देना पड़ेगा। हालांकि इम्प्लाइज दैट का एक और मीनिंग होता है कि इम्प्लाइज दैट, दिस इम्प्लाइज दैट मीन्स ऊपर वाले जो स्टेटमेंट, ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है उससे हमने ये कंक्लूड किया, ठीक है, उससे हमने ये कंक्लूड किया। तो इम्प्लाइज दैट का दो मीनिंग है, एक तो इक्वेशन को नीचे लिखने के लिए भी यूज करते हैं, और दूसरी चीज हम कब यूज करते हैं, जब हमें ऊपर से कोई चीज नीचे हमने उससे कंक्लूड करके लिखा है तब, दिस इम्प्लाइज दैट, ठीक है। कि अगर ये एक लाइन है और इसमें ये दोनों एंगल है, दिस इम्प्लाइज दैट कि ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, ये हमने वहां से कंक्लूड किया। वो हम जब आगे सॉल्व करेंगे तो और बेटर वे में समझ में आएगा, इम्प्लाइज दैट का मैं यूज करके आपको दिखाऊंगा। अदरवाइज आपको पता है इक्वेशन को लिखने के लिए आइदर इम्प्लाइज दैट और या फिर कोई भी सिंबल नहीं देना है, तो ज्यादा आसान है कुछ भी ना लिखे। ये छोटी सी चीज थी बट मुझे लगा बता देना चाहिए तो मैंने बता दी, ठीक है। अब देखिए 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन आ गया, क्या बच गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय 2, सो इट इज 180 डिग्री। आसान है। तो x प्लस वाई 180 है, वही w प्लस जेड भी है ना। तो जब दो एंगल का सम 180 हो और वो एक स्ट्रेट लाइन पे हो, तो दिस इंप्लाइज दैट, यहां से हम कंक्लूड करके निकाल रहे हैं कि x प्लस वाई और w प्लस जेड दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, है ना। अगर आप चाहे तो ज्यादा बेटर वे में लिख दे सकते हैं कि x प्लस वाई एंड w प्लस जेड आर मेकिंग लीनियर पेयर्स, है ना, एंड इट इज only possible when A O B
इज अ लाइन, है ना, हेंस प्रूव्ड। हो गया, ये आसान था, ठीक है। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन इजीली बनेंगे, कुछ टफ नहीं है। अभी 4 क्वेश्चन हो गए, अभी हमारे पास बचे हैं 2 और क्वेश्चंस, और ये जो 2 क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चन थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं। अभी तक के जो क्वेश्चंस थे, ये मैंने बताया था कि जब भी कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चंस रहते हैं, और जो थोड़े टफ तो नहीं कहूँगा, जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, गुड क्वेश्चंस होते हैं, वो थोड़े लास्ट में रहते हैं। तो ये क्वेश्चंस इजी थे। अभी जो बाकी के जो 2 क्वेश्चंस है उसमें लेवल मैं कह सकूँगा, टफ कहना शायद ठीक नहीं होता, बच्चे डर जाते हैं, तो टफ नहीं, उसमें लेवल अप हो जाती है। तो ये लेवल 1 थी, उसमें आएगी लेवल 2, या 2 भी नहीं, लेवल 1.5 कह सकते हैं, ये ज़्यादा बेटर होगा। हाँ तो बच्चों, ये रही आपकी इस एक्सरसाइज की सेकंड लास्ट क्वेश्चन। देखिए अंत की तरफ चल रहे हैं हम, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। और ये एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद मैं धीरे धीरे आपके सारे एक्सरसाइजेस कंप्लीट कराऊंगा, आप चिंता ना करें, और वो भी ईच एंड एवरी पॉइंट को क्लियर करते हुए, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर, सारी चीज़ें डीपली समझा के हर एक पॉइंट को और साथ में कंसेप्ट भी बताते हुए मैं क्लियर करवाऊंगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, तो सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नहीं समझेंगे तो कैसे बनाना है वो कैसे समझ आएगा। ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेरी वेल, यू हैव सॉल्व द क्वेश्चन हाफ। तो चलिए पहले हाफ सॉल्व करते हैं। इन दिस फिगर, ये रहा आपका फिगर, काफ़ी सुंदर दिख रहा है। पी ओ क्यू लाइन है, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री, सिंबल इज ऑल्सो गिवन। तो देख लीजिए ये एंगल 90 है, ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों एंगल को भी हम एक साथ लेंगे तो ये भी 90 ही बनेगा। मतलब एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल आर ओ पी इज इक्वल टू 100 डिग्री। दिस वन इज 90, दिस वन इज ऑल्सो 90। परपेंडिकुलर एक साइड से नहीं होता, दोनों साइड से होता है। अगर ये लाइन है, ये परपेंडिकुलर है, इधर 90, तो इधर भी 90 ही बनाएगा, क्योंकि ये साइड परपेंडिकुलर है और ये इस साइड से भी परपेंडिकुलर ही है, मतलब दोनों को मिला के 180 है, लीनियर पेयर है। दिस वन इज 90, तो ये 91 नहीं हो सकता, ना ही 89 हो सकता है। दिस वन इज ऑल्सो 90 डिग्री, दोनों साइड 90 है। उसके बाद क्या बोला गया है कि ये परपेंडिकुलर है किस पे, पी क्यू पे, और उसके बाद ओ एस एक और रे है, ओ एस एक और रे है जो कि रेज ओ पी और ओ आर के बीच में है, लाइन बिटवीन ओ पी एंड ओ आर। देखिए ओ पी एंड ओ आर, ये वर्ड बहुत यूज़ करते हैं बच्चे, ओ पी, आई डोंट नो व्हाट इज़ द मीनिंग, लिटरल मीनिंग, बट ओ पी करते रहते हैं बच्चे, काफ़ी बार सुना है मैंने। क्या है आप बताना मुझे कमेंट से, व्हाट इज़ ओ पी। ठीक है, तो देखिए ओ पी एंड ओ आर के बीच में एक और रे है ओ एस। अब इतने सारे रेज तो हैं आपके पास, कितने, 4, ओ क्यू, ओ आर, ओ एस, ओ पी। उसके बाद क्या बोला गया है, प्रूव करना है आपको कि एंगल आर ओ एस, विच एंगल, आर ओ एस, यानी ये एंगल 2 बार आनी चाहिए, तभी ये एंगल ट्वाइस आएगी। उसके बाद इज इक्वल टू हाफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, मतलब ये पूरे एंगल से इस एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाली एंगल आएगी। कैसे करना है देखिए ध्यान से। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इक्वेट करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे कम से कम 2 इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। लिखते हैं हम सबसे पहले सॉल्यूशन। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 90 है ना और ये 90 है, तो 90 के 2 इक्वेशंस हम बना लेंगे। ये एंगल 2 बार चाहिए, हमें 2 बार आना चाहिए ये एंगल, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैसे 2 बार आएगा, एक बार हम ले लेंगे पी ओ आर को 90 डिग्री, जिसमें हम ये एंगल और ये एंगल को ऐड करेंगे, 90 आ जाएगा। दूसरी बार हम क्या करेंगे, हमें फिर से चाहिए तो हम ले लेंगे क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस, तो फिर से 90 आ जाएगा, ये एंगल आ जाएगा हमारा। ठीक है, सारे एंगल आ गए हमारे पास। देखिए जो जो चाहिए थे, पी ओ एस चाहिए थे ना, आ गया, क्यू ओ एस भी चाहिए था, वो भी आ गया, ये एंगल 2 बार चाहिए था, 2 बार आ गया। ठीक है ना, तो देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये गिवन है, कैसे गिवन है, बिकॉज ओ आर इज परपेंडिकुलर ऑन
PQ तो आप लिख सकते हो बिकॉज OR इज परपेंडिकुलर ऑन PQ। ठीक, चलिए ये लिख दिया हमने। अब इसके आगे क्या, इसके आगे हम सबसे पहले लिखेंगे एंगल उसी लैंग्वेज में लिखेंगे जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, मैं एक्चुअली SOP लिखने जा रहा था। SOP लिखूं या POS, बात तो एक ही है, बट जो क्वेश्चन में मेंशन करा गया है हम उसी को लेके चले तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा हमारे लिए, तो हम वही लिखते हैं। एंगल POS प्लस एंगल क्या लिखा गया है, SOR या ROS। देखिए ROS तो हम यहाँ पे लिखेंगे ROS इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, क्यों 90 डिग्री, बिकॉज ये दोनों एंगल किसके इक्वल है, POR के। तो POR क्या है, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री लिख दिया हमने। ठीक है, आप चाहो तो रीजन लिख दो। आप रीजन में क्या लिखना चाहोगे, एंगल POS प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल क्या, हालांकि इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड होती है, बट फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ, एंगल ROP इज इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए ये लिख दिया मैंने। ये दोनों एंगल मिला के इस वाले एंगल के इक्वल है और वो 90 है। ठीक, नेक्स्ट उसी तरीके से हम क्या लिखना चाहेंगे, ये क्या लिखना है, QOS लिखें या SOQ, आप बताइए। QOS ही लिखेंगे बिकॉज क्वेश्चन में वो मेंशन है। QOS, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, आगे इसकी यूज़ करेंगे हम, तो हम इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। QOS माइनस, देखिए QOS, इसमें से हम इस वाले एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये एंगल मिलेगा ना, तो ये भी 90 डिग्री होगा। QOS माइनस एंगल ROS इज इक्वल टू 90 डिग्री। देख लीजिए, समझ लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का एंगल लिया है हमने, लेकिन उसमें से हम इसको घटा दे रहे हैं, तो इसको हटा देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ इस पूरे पोर्शन में से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सिर्फ यही बचेगा, और ये 90 डिग्री है ना, तो इसको मैंने 90 डिग्री मेंशन करा है। यह है इक्वेशन 2। अब 1 और 2 से देखिए 90 डिग्री इस पूरे के इक्वल है और 90 डिग्री इस पूरे के इक्वल है, यानी ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get, what do we get? We get angle POS plus angle ROS is equal to angle QOS minus angle ROS। अब क्या करना है आप देखिए, हमें चाहिए 2 एंगल ROS, तभी इसका 2 जो है वो उधर जाके हाफ हो जाएगा, 2 का अपोजिट हाफ। तो देखिए यहाँ पे ROS को इस तरफ ले आते हैं और POS को उधर ट्रांसफर करते हैं, तो हो जाएगा देखो QOS माइनस POS, और वो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। आई होप समझ पाए हैं। तो एंगल ROS ये इधर आएगा, ये भी हो जाएगा एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS। ये जो मैं तरीका बता रहा हूं यहाँ पे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये सबसे ईजीएस्ट वे है। हालांकि और भी तरीके हैं, मे भी हो सकता है कि आप इससे भी ईजियर वे में बना लो। आप जब भी बनाओगे तो मुझे ज़रूर बताना और दिखाना भी मुझे, और मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरा कोई स्टूडेंट मेरे से ज़्यादा आसान तरीके से बना के मुझे दिखाए। तो ये हो गया 2 एंगल ROS प्लस ROS, x प्लस x 2x, तो वैसे ही ROS प्लस ROS 2 एंगल ROS इज इक्वल टू, इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, QOS माइनस एंगल POS। चलिए इधर से 2 उधर जाएगा तो क्या होगा, हाफ हो जाएगा, है ना, यानी डिवाइडेड बाई 2 इज हाफ। जिस लैंग्वेज में बुक में बोला गया उसी लैंग्वेज में लिख देते हैं, है ना। एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ। हालांकि क्वेश्चन ये भी है, सर अगर हमने नीचे लिख दिया 2 तो क्या गलत हो जाएगा क्या, ये प्रूव नहीं होगा? हाँ होगा ना, एक ही चीज़ तो है। अगर मैं हाफ इंटू 5 लिख दूँ या फिर 5/2 लिखूँ, है तो एक ही चीज़ है, क्या है इसमें, कुछ भी तो नहीं, है ना। ऐसा लिख दूँ हाफ x माइनस वाई, या फिर लिख दूँ x माइनस y/2, क्या है इसमें, कोई अंतर है क्या? एक ही चीज़ है। बस क्यों ऐसा लिख रहे हैं सर,
बिकॉज इस तरीके से वहाँ लिखा हुआ है तो मैं वैसे लिख दे रहा हूँ ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए। हालांकि अब नहीं होंगे क्योंकि अभी मैंने एग्जाम्पल दे दिए उनको। चलिए, यही प्रूफ करने के लिए कहा गया था। देखिए क्वेश्चन टफ दिख रहा था लेकिन है ना आसान, तो ये कर दिया हमने इस क्वेश्चन को भी प्रूफ। फटाफट लिख लीजिए, टेक योर टाइम, स्क्रीनशॉट जो भी करना है। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों ये रहा आपके सामने लास्ट क्वेश्चन। खुशी हो रही है मुझे भी क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है पहले एक्सरसाइज का। तो सक्सेसफुली हमारा पहला एक्सरसाइज बन जाएगा ये क्वेश्चंस के साथ समझ के। ठीक है, बनाया तो वैसे भी था हमने पहले। तो देखिए करना क्या है यहाँ पे, सबसे पहली चीज़ जो अभी तक दी हुई थी ये चीज़ यहाँ पे मिसिंग है। क्या चीज़ मिसिंग है? हाँ वो नहीं है, क्या? फिगर नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में दिया नहीं है। तो क्वेश्चन में दिया नहीं है तो हम बना लेंगे, लेकिन एक चीज़ बता दूं आपको, जिसमें फिगर दी हुई रहती है वहाँ पे चीज़ें आसान हो जाती है। जहाँ फिगर नहीं दी हुई है बच्चे ना प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, मतलब क्या कहें, इमेजिन नहीं कर पाते, उनकी इमेजिनेशन थोड़ी वीक होती है, तो वहाँ पे बच्चे ना मार खा जाते हैं। अगर उनको सही तरीके से बनाना आ गया फिगर, तो फिगर बना लिया तो क्वेश्चन भी बन गया। तो सबसे पहले समझिए कि फिगर कैसे बनाना है, कैसे बनाना है। जो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको समझ आ रही है उसको आप मेंशन करो वहाँ पे। जो चीज़ सबसे पहले ड्रॉ करनी है, अगर मान लो वहाँ पे दिया हुआ है कि एक रेक्टेंगल है, तो सबसे पहले ना आप एक रेक्टेंगल ही बना लिया करो। यहाँ पे देखो क्या चीज़ दी हुई, सबसे पहले समझते हैं, आधा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। इफ द एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री, तो 64 डिग्री का एंगल है। चलिए एक 64 डिग्री का एंगल बनाने की कोशिश करते हैं। 64 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा। क्या बोला गया है? XYZ, है ना, XYZ, और फिर XY को प्रोड्यूस किया गया है। ठीक है ना, XYZ हम यहां पे लेते हैं। X, ये रहा Y और ये रहा Z। XY को, ये 64 डिग्री, हाँ ये 64 है, ये गिवन है ना, 64 डिग्री। हमें XY को प्रोड्यूस करना है। XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। ये लीजिए हमने इसको प्रोड्यूस कर दिया पॉइंट P तक। ठीक है, हो गई फिगर हमारी ड्रॉ। अब क्या बोला गया है? ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। चलिए हमने ड्रॉ तो कर ली पहले। उसके बाद इफ रे YQ, Y से एक रे भी है जो हमें ड्रॉ करनी है, और वो बाइसेक्ट करेगी ZYP को। ZYP ये जो एंगल है इसको बाइसेक्ट करेगी, मतलब इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। अभी तक तो ये हमारे पास लीनियर पेयर था, 2 एंगल थे, है ना, ये 2 एंगल थे ना हमारे पास, एक ये और दूसरी ये। अब यहां से एक हमें ड्रॉ करनी है रे, और वो रे जो है वो बाइसेक्ट करेगी एंगल ZYP को। आपको रे पता है ना, रे क्या होता है? वो पॉइंट, एक एंड पॉइंट होता है और दूसरी जो साइड होती है जहाँ पे एरो बना होता है वो साइड एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अगर ये A और ये B है, हम इसे रे AB कहेंगे, नॉट रे BA। रे AB मतलब A जो है वो पॉइंट, हाँ इसको इस तरीके से सिंबॉलिक फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, इधर ऐसे लिख सकते हैं या फिर ये इसके ऊपर लिख के रे AB, है ना, दोनों रे AB ही पढ़ा जाएगा। यानी A जो है वो आपका पॉइंट है और B के साइड में एरो मार्क है जो कि एक्सटेंड की जा सकती है। तो देखिए यहाँ पे बोला गया था ना कि XY को एक्सटेंड करना है, तो XY इस तरफ एक्सटेंड करनी थी। ये चीज़ें तो आपको पता है, और बाकी चीज़ें तो प्रैक्टिस की चीज़ें, तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे समझ आएगा हमें। देखिए Y क्या खींचना है हमें? YQ जो कि बाइसेक्ट करेगी ZYP को। ठीक है, तो एक अप्रॉक्सीमेटली बीच में बना लेते हैं, ये है ना, ये बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये 2 एंगल्स इक्वल है। कौन से एंगल? सबसे पहले तो ये मेंशन करें ना, QYZ एंड QYP अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बहुत ही आसान है। हम अगर इसको x माने, x डिग्री, तो ये भी x डिग्री। तो 64 देखिए हम कैसे बनाएंगे, 180 से 64 को माइनस करेंगे, ये दोनों एंगल निकल जाएंगे, इन दोनों का सम निकलेगा, फिर उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, दोनों एंगल निकल जाएंगे। लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं करना, एक चीज़ और निकालनी है। सबसे पहले हमें ना XYQ निकालनी है, एंड दिस इज XYQ।
दिस एंगल एक्स वाई क्यू, ये एंगल चाहिए हमें एक्स वाई क्यू, और रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, यानी क्यू वाई पी के पीछे वाला जो एंगल है वो। तो आपको पता है रिफ्लेक्स एंगल हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी निकाला था, ये रहा इसका रिफ्लेक्स एंगल, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक ये एंगल। तो हमें ये एंगल पता होना चाहिए, 360 से सब्ट्रैक्ट करेंगे ये आ जाएगा रिफ्लेक्स। और एक्स वाई क्यू के लिए हमें ये एंगल और ये पता होना चाहिए, मतलब हमें ये एक्स निकालना है, और बहुत ही आसान है, इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं है, पहले ही दम तोड़ चुका है क्वेश्चन। अब हमें बस इसको यहाँ पे लिख करके और सॉल्व कर देना है, अदरवाइज माइंड में तो सॉल्व हो ही चुका है। 180 माइनस 64 हाउ मच, 180 माइनस 64 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए जल्दी से, कितना 116, और ये दोनों आधे आधे हो जाएंगे, तो 116 का आधा 50 प्लस 8 58 डिग्री ये रहा, दिस वन इज 58, दिस वन इज 58, और फिर 100 पूरा 360 माइनस 58 करेंगे तो निकल जाएगा 302 डिग्री। कौन सा एंगल, ये रिफ्लेक्स। ये तो बन गया ऐसे ही, बट ऐसे नहीं चलेगा, हमें वहाँ पे पूरी चीज़ों को लिख करके अच्छे से दिखाना पड़ेगा। चलिए कोई नहीं, हम दिखा देंगे उसको सही तरीके से, लेकिन आंसर तो वैसे ही हमें समझ आ गया। देखिए तो इसमें करना क्या था, सिर्फ एक ही चीज़ इसमें थी जो कि थोड़ी सी हम कहेंगे टफ थी, वो थी इसकी ड्राइंग, ये फिगर ड्रॉ करना था, उसके बाद सारी चीज़ें ऑब्वियस है। तो चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं और सॉल्व भी करते हैं। सॉल्यूशन गिवन एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री, है ना, और एक्स वाई पी इज अ लाइन, क्योंकि हमने उसको एक्सटेंड करी है, तो एक्स वाई पी इज अ लाइन, LINE लाइन, एंड एक्स वाई पी इज अ लाइन। और उसके बाद देखिए ये दोनों एंगल बराबर हैं, हाँ उसको भी मेंशन कर देते हैं, एंगल पी वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल जेड वाई क्यू, हम इसको ना x मान लेते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा, x डिग्री लेट, ठीक है। और ऐसा क्यों, क्योंकि ये भी गिवन था, क्या, वाई क्यू, बिकॉज वाई क्यू बाइसेक्ट रे वाई क्यू, है ना, ये हो गया रे वाई क्यू, बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रही है, तो ये दोनों एंगल इक्वल है, इसको x डिग्री मान लिया हमने। तो अब देखिए x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 64 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन ए लाइन लिख देते हैं हम यहाँ पे, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन ए लाइन, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री, दैट इज हाउ मच, 116 डिग्री। x इज इक्वल टू 116 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, हाउ मच इट इज, 58 डिग्री, ठीक है, ये x निकल गया हमारा। तो हमारे पास क्या चाहिए, हमें एक्स वाई क्यू चाहिए। चलिए एक्स वाई क्यू 64 प्लस एक्स, नाउ एंगल एक्स वाई क्यू that is equal to x degree plus 64 degree. So x, now we are having x 58 degree plus 64 degree. सिंपल सी कैलकुलेशन से बताइए, 8 plus 4 and 12, 1 remains in hand, 5 and 6, 11 and 1, 12, 122 डिग्री। तो ये निकल गई हमारी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, है ना, एक्स वाई क्यू की वैल्यू। अब हमें चाहिए रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी कैसे निकलेगा, इसकी वैल्यू को हम 360 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमने पहले भी निकाला है क्वेश्चन नंबर 1 में। चलिए तो फिर हम इसको बना देते हैं, यहाँ पे काफ़ी स्पेस है, इधर सॉल्व कर देते हैं। रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई P
P इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस x डिग्री, है ना। x डिग्री के जगह पहले आप मेंशन कर लो कि हम सब्ट्रैक्ट एक्चुअली क्या कर रहे हैं। हम सब्ट्रैक्ट क्यू वाई पी को ही कर रहे हैं, क्यू वाई पी। इस एंगल की वैल्यू को हम पूरे 360 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ठीक है 360 डिग्री माइनस x भी लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज हमारे पास तो x की वैल्यू ही है सीधा सीधा, तो हम सीधा सीधा लिख देते हैं 58 डिग्री। तो कितना हो गया 302 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 302 डिग्री। ये आ गई आपकी वैल्यू रिफ्लेक्स एंगल की। और आपको क्या चाहिए था एक्स वाई क्यू, उसकी वैल्यू भी आ गई, ये रहा एंगल एक्स वाई क्यू दैट इज 122 डिग्री। आई होप आपको समझ आ गया होगा। हाँ देखिए यहाँ पे हम एक चीज़ कर सकते हैं, ये जो x डिग्री और x डिग्री और प्लस 64 डिग्री लिखा है ना, इससे पहले हम ये अगर एंगल को मेंशन कर दें तो थोड़ा बेटर होगा। आप चाहे तो कर लीजिए कि आप लिख लीजिए एंगल पी वाई क्यू प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम है ना, सम ऑफ ऑल द एंगल्स, वही चीज़ लिखेंगे। उसके बाद उसकी वैल्यूज पुट कीजिए तो एक मतलब ज़्यादा बेटर होगा। बट अगर आपने ऐसे भी लिख दिया तो चलेगा, बट फिर भी मैं एक टीचर हूँ, मेरा काम यही है कि मैं आपको सही चीज़ बताऊँ कि सही चीज़ क्या है, कि ये डायरेक्टली ना लिख करके आप ये लिखें, है ना, तो ये बेटर होगा। तो ठीक है, इस क्वेश्चन में दम तो है नहीं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ इस क्वेश्चन में जो थी वो थी ये वाली फिगर बनानी। तो फिगर क्या करना था, एंगल एक्स वाई जेड पहले बनाना था, एक्स वाई जेड बना लिया 64 डिग्री, एक्स वाई को एक्सटेंड करना था, कर दिया। तो ये देखिए एक्स पी एक लाइन है, फिर ये वाली जो एंगल बन रही है जेड वाई पी, उसको वाई क्यू बाइसेक्ट करता है, यानी जो एंगल थी उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, तो ये बन गया। अब हमें निकालनी थी ये दोनों एंगल का सम, क्योंकि एक्स वाई क्यू निकालनी है, यानी इन दोनों का एंगल, इन दोनों का सम। ये निकाल लिया, एक्स निकाल लिया, इसको जोड़ दिया, ये आ गया। और उसके बाद हमें इस एंगल का रिफ्लेक्स निकालना था। तो आपको पता होता है कि कोई भी एक जो एंगल होती है उसका रिफ्लेक्स जब भी निकालना हो, एक एंगल दी हुई है ना, उसका रिफ्लेक्स जब भी निकालना हो, तो अगर ये y डिग्री है, इसका रिफ्लेक्स कैसे निकलेगा, इसके पीछे वाला पूरा एंगल। तो हमें करना क्या होता है, 360 में से उसकी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करनी होती है, बस इतना ही करना होता है। आई होप, चलिए एक बार मैं आपको स्पेस दे देता हूँ ये, ठीक है। अब आप टेक योर टाइम एंड राइट इट डाउन। तो जैसा आप लोगों ने देखा, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। इस क्वेश्चन के साथ साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप आपको खुशी हो रही होगी, क्योंकि एक एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस एक एक्सरसाइज से हमारी शुरुआत हुई है, अब हमारी एंड यहाँ पे नहीं होगी। मैं आपको पूरा ज्योमेट्री, आज तक जो भी चीज़ें आपने छोड़ी वो, और आगे की भी जो जर्नी है वो हमारी साथ साथ कंप्लीट होगी। तो आप बने रहिए हमारे साथ, और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपको पूरे इजी वे में इन नो टाइम कंप्लीट करेंगे, सारी की सारी जो छूटी हुई चीज़ें हैं वो है, और वो भी अलग से कुछ क्लास नहीं करनी है। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ उसी के बीच में मैं कंसेप्ट भी बताता जाऊँगा, तो आपके कंसेप्ट और आपके क्वेश्चंस दोनों सॉल्व हो जाएंगे इन नो टाइम। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।